नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण, उसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और कल की क्लास में दोस्तों हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के चार गुलाम थे, प्रमुख गुलाम थे दोस्तों, चार प्रमुख गुलाम थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसका जो साम्राज्य था, इसके जो प्रमुख गुलाम थे, इनमें विभाजित हुआ, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य मिला था। तो आज हम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक पर चर्चा करेंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे गुलाम वंश की स्थापना की उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस CPET में 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से आने हैं और दोस्तों उसमें दिल्ली सल्तनत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, अगर दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की बात करें हम, तो आप जानते हैं कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा। और दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अगर दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की बात करें तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों इस 1206 ईस्वी तक 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक किन वंशों ने शासन किया है उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि दोस्तों यूपी ट्रिपल एस CPET में इनका क्रम भी पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर आप एग्जाम पेपर उठा के देखना, तो ये वंशों का क्रम कैसे आपको याद रखना है वो भी हम बताएंगे और इनका क्या टाइम पीरियड रहा ये भी बताएंगे। और उसमें आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले गुलाम वंश, अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो दोस्तों गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया और गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड दोस्तों 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड दोस्तों 1290 से 1320 ईस्वी तक। तो दोस्तों 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया। और खिलजी वंश की अगर स्थापना की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश आता है खिलजी वंश के बाद। तुगलक वंश, अगर दोस्तों हम तुगलक वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में और 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। और इसके टाइम पीरियड की दोस्तों अगर बात करें 1414 ईस्वी तक दोस्तों ये रहा। और इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों तुगलक वंश का टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से शुरू होकर 1414 ईस्वी तक चला और इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई और सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों खिज्र खां था। और इसका टाइम पीरियड दोस्तों, अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1414 से 1451 ईस्वी तक, 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहा। और उसके बाद दोस्तों सैयद वंश के बाद लोदी वंश ने शासन किया है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके उसकी हत्या की और मुगल वंश की नींव रखी। तो दोस्तों उसके बाद मुगल वंश आप जानते हैं, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी ये दिल्ली सल्तनत के वंश हैं। और उसके बाद मुगल वंश। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसका क्रम क्या है। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सही क्रम क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगर आपको याद करने में दोस्तों समस्या हो रही है तो इसकी ट्रिक ये है कि गुलाब खिले तो सूंघ लो। दोस्तों गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा दोस्तों खिलजी वंश, और तो से होगा दोस्तों तुगलक वंश, और सूंघ से होगा दोस्तों सैयद वंश, और लो से होगा लोदी वंश। तो दोस्तों गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी
और अगर गुलाम वंश की बात करें तो दोस्तों इसे मामलूक वंश भी कहा जाता है। दोस्तों गुलाम वंश को कभी कभी मामलूक वंश भी लिख के आ जाता है एग्जाम में। और दोस्तों मामलूक उसे कहते हैं स्वतंत्र माता पिता से जन्म लिए हुए गुलाम। दोस्तों मामलूक स्वतंत्र माता पिता से जन्म लिए हुए गुलाम मामलूक कहलाते हैं। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड दोस्तों 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। और 1206 ईस्वी में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब दोस्तों हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसने अपनी राजधानी दोस्तों लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। दोस्तों हम एक चीज़ यहाँ पर बता दें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी या आधिकारिक भाषा की क्या थी, दिल्ली सल्तनत की दोस्तों बात कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा। और दोस्तों उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। और इसे दोस्तों लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इसे लाख बख्श के नाम से इसलिए जाना जाता था कि इसने लाहौर की जनता को लाखों का दान दिया था। और ये प्रतिदिन दोस्तों लाखों का दान देता था, इसलिए इसे वहाँ की जनता ने लाख बख्श के नाम से पुकारा। और इसीलिए इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये एक ऐसा सुल्तान था जिसने कभी भी सुल्तान की दोस्तों पदवी ग्रहण नहीं की। ये एक ऐसा राजा था या एक ऐसा गुलाम था जिसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। इसने केवल दोस्तों सिपह सलार की पदवी धारण की, उपाधि धारण किया। दोस्तों इसने सिपह सलार की उपाधि धारण की। और दोस्तों सिपह सलार मतलब होता है सेनापति। इसने सेनापति की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा दोस्तों। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में यह एकमात्र दोस्तों शासक था जो कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में यह एकमात्र शासक था जो कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुब मीनार की नींव जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली दोस्तों। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये निर्माण ऐबक ने कराया। और दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो, दोस्तों ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। दोस्तों ऐबक की मृत्यु जो थी वो 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय हो गई। और ये घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसे लाहौर में ही दफना दिया गया। दोस्तों इसकी राजधानी लाहौर थी, इसे लाहौर में ही दफनाया गया। दोस्तों ऐबक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। दोस्तों ऐबक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। लेकिन दोस्तों इसने सिर्फ 8 माह तक शासन किया। इसने केवल 8 माह तक शासन किया। दोस्तों कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जो था वो आराम शाह था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं और वो इसको ऐबक का चचेरा भाई मानते हैं। ऐबक का चचेरा भाई आराम शाह को इतिहासकार मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको इसका पुत्र मानते हैं। लेकिन दोस्तों आराम शाह के जब शासन पर बैठा या दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा आराम शाह, तो ये इल्तुतमिश को अच्छा नहीं लगा। और दोस्तों इल्तुतमिश को अच्छा न लगने का कारण था क्योंकि इल्तुतमिश का कहना था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि मोहम्मद गौरी का गुलाम एवं दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश था। तो इसका कहना था कि अगर गुलाम एवं दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी मुझे होना चाहिए। इसने दोस्तों, और जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय ये जो इल्तुतमिश था दोस्तों, ये बदायूं का गवर्नर था और इसने अपनी सेना लेकर आराम शाह पर आक्रमण कर दिया। और दोस्तों ये 1211 ईस्वी के आसपास जूढ़ का युद्ध हुआ और ये दोस्तों जूढ़ पड़ता है पंजाब में। और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। तो दोस्तों ये कहानी थी कि आराम शाह के बाद इल्तुतमिश कैसे गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की। तो दोस्तों आराम शाह जो था
ऐबक के बाद उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह, और इसने सिर्फ 8 माह तक शासन किया। और 1211 ईस्वी में जूड़ का युद्ध हुआ, और ये दोस्तों जूड़ का युद्ध पंजाब के पास पड़ता है, जूड़ वहाँ हुआ, और इसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके इसकी हत्या कर दी और गुलाम वंश का अगला शासक बना। तो दोस्तों गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश बना, और ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद भी था। तो दोस्तों आगे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। अगर इल्तुतमिश के दोस्तों टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों अगर गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आंसर इल्तुतमिश होगा दोस्तों। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कोई गुलाम वंश का संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर होगा। और क्वेश्चन दोस्तों वास्तविक संस्थापक से ही आता है, तो राइट आंसर इल्तुतमिश होगा। और इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। दोस्तों इल्तुतमिश जो था वो तुर्किस्तान का या तुर्की का इलबरी तुर्क था, और यह ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। दोस्तों हमने आपको बताया कि ऐबक का गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश था। उसके बाद दोस्तों ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर या राज्यपाल था दोस्तों ऐबक की मृत्यु के समय। और ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमने अभी आपको बताया है कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि खलीफाओं, बगदाद के खलीफाओं से प्राप्त की थी। बगदाद के खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी। और दोस्तों इल्तुतमिश ने यह घोषणा की कि अब से दिल्ली के सल्तनत पर बैठने वाला शासक सुल्तान कहलाएगा। दोस्तों इल्तुतमिश ने जब सुल्तान की उपाधि धारण कर ली, तो उसके बाद इसने घोषणा कर दी कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला शासक सुल्तान कहलाएगा। दोस्तों उसके बाद इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठने के बाद 1215 और 16 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। दोस्तों तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ। हमने दोस्तों आपको बताया था कि यल्दौज जो गौरी का गुलाम था, और कल की क्लास में हमने बताया था कि यल्दौज को गजनी का साम्राज्य मिला था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी या चचेरे भाई आराम शाह की हत्या करने के बाद यल्दौज ने गजनी से अपनी सेना लेकर इल्तुतमिश पर आक्रमण कर दिया, और जिसमें दोस्तों इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया, और यल्दौज जो था दोस्तों वापस गजनी चला गया। यल्दौज जो था दोस्तों वापस गजनी भाग गया। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। दोस्तों इल्तुतमिश जो था वो लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली आया। दोस्तों जिस समय इल्तुतमिश का शासन दिल्ली पर चल रहा था, उसी समय 1221 ईस्वी में, दोस्तों 1221 ईस्वी में हिंदुस्तान पर चंगेज खान ने आक्रमण किया। दोस्तों चंगेज खान आप जानते हैं कि ये मंगोलिया का शासक था, और एशिया का सबसे ज़्यादा क्रूर और बदनाम शासक के नाम से प्रसिद्ध चंगेज खान, इसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। और दोस्तों इसका आक्रमण करने का केवल एक रीज़न था, इसके बड़े भाई की हत्या उज़्बेकिस्तान के शासक, दोस्तों इसके बड़े भाई की हत्या उज़्बेकिस्तान के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी, दोस्तों जलालुद्दीन मंगबरनी जो उज़्बेकिस्तान का शासक था, इसने चंगेज खां के बड़े भाई की हत्या कर दी थी। और यह दोस्तों जलालुद्दीन मंगबरनी चंगेज खां से बचने के लिए हिंदुस्तान की तरफ भागा। और दोस्तों ये जलालुद्दीन मंगबरनी जब हिंदुस्तान की तरफ भागा, तो इसने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन शरण देने से इल्तुतमिश ने मना कर दिया। और दोस्तों चंगेज खां ने जलालुद्दीन मंगबरनी को सिंध में जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या कर दी चंगेज खां ने, और वहीं से सिंध से ही वापस हो गया चंगेज खां। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि मंगोलों के आक्रमण से बचाने का श्रेय भारत को या दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो दोस्तों सिंध में ही मंगबरनी की हत्या चंगेज खां ने कर दी और वापस हो गया मंगोलिया के लिए। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मंगोलों के आक्रमण से बचाने का श्रेय किसे जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है, क्योंकि दोस्तों इसने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण नहीं दी थी। अगर शरण दे देता तो विश्व इतिहास का दोस्तों एशिया का सबसे क्रूर शासक चंगेज खां, इसका ये मंगोल आक्रमणकारी था, और इसका आक्रमण हिंदुस्तान पर जरूर होता अगर इसने इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण दे दी होती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इल्तुतमिश ने शरण ना देकर मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली और भारत को बचाया। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश से दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, अब बहुत ध्यान से दोस्तों नोट कर लेना
कि हमारे UPSSC PET के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, और जिसमें दोस्तों चांदी का टंका और तांबे का जीतल। क्वेश्चन आता है दोस्तों, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने जारी किया? तो इल्तुतमिश ने। दोस्तों इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, दोस्तों बहुत ध्यान से, चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाए। और दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा और महत्वपूर्ण किए गए कार्य जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे दास चालीसा, दोस्तों 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे दास चालीसा या तुर्कान चिहलगानी। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि तुर्कान चिहलगानी का संगठन किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगानी नामक संगठन बनाया जिसे दास चालीसा भी कहते हैं। और दोस्तों इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई। दोस्तों एकता प्रणाली क्या होता है आपको बता दें दोस्तों, एकता प्रणाली क्या होता है कि जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था तब जो इसके शासन में जो सैनिक थे उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, तो उन्हीं को नगद वेतन ना देने के कारण इसने एकता प्रणाली चलाई। और एकता दोस्तों ये होता था कि जो युद्ध में राज्य जीतता था वो सैनिकों को ये दे देता था, और इसी को एकता कहा जाता था। तो दोस्तों एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि तुर्कान चिहलगानी का संगठन किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया। एकता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया दोस्तों। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। दोस्तों 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। और उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे। दोस्तों इल्तुतमिश के 4 पुत्र थे, चारों अयोग्य साबित हुए। दोस्तों एक युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश ने अपने चारों पुत्रों को लेकर गया, लेकिन ये चारों पुत्र इसके अयोग्य साबित हुए, और उस युद्ध में इसकी सहायता इसकी पुत्री रजिया ने की थी। और इसीलिए इसकी अगर इल्तुतमिश की वास्तविक उत्तराधिकारी की बात करें तो रजिया हुई है। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। तो दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। लेकिन दोस्तों हमने बताया आपको कि इसके 4 पुत्र थे, चारों अयोग्य थे दोस्तों, लेकिन इसका बड़ा बेटा जो रुकनुद्दीन फिरोज था या एक अयोग्य शासक था, और ये गद्दी पर बैठा। और इसने दोस्तों बहुत कम समय तक शासन किया, और इसके अल्पकालीन शासन पर इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। दोस्तों गद्दी पर तो ये बैठा था, लेकिन शासन इसका शाह तुर्कान, इसकी माँ शाह तुर्कान संभालती थी। और शाह तुर्कान के दोस्तों अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने, दोस्तों शाह तुर्कान जो इसकी माँ थी, इसके अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। और दोस्तों रजिया उसके बाद इल्तुतमिश की अगर वास्तविक उत्तराधिकारी की बात करें तो रजिया सुल्तान हुई। और दोस्तों रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1232 से 1240 ईस्वी तक रहा। इसके आगे दोस्तों कंटिन्यू हम कल की क्लास में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल दोस्तों हम गुलाम वंश को पूरा करेंगे, संपूर्ण गुलाम वंश पर चर्चा करेंगे। और कल हम लोग गुलाम वंश को संपूर्ण करके खिलजी वंश पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।